लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नीदरलैंड के सीनेट के राष्ट्रपति प्रोफेसर डॉक्टर जॉन एंथोनी ब्रजन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और नीदरलैंड के बीच संसदीय सहयोग बढ़ाने, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार और पारस्परिक हित के कई अन्य मुद्दों के बारे में बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ने इंडिया हाउस में इंडियन एम्बेसी द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार साझा किए। ओम बिरला ने राष्ट्रों के समूह में भारत के बढ़ते कद पर प्रकाश डालते हुए भारत में सामाजिक आर्थिक प्रगति और डिजिटल इंडिया स्टार्टअप और नवाचारों की प्रासंगिकता की बात की। लोकसभा अध्यक्ष ने नीदरलैंड में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ न्यू इंडिया की उपलब्धियों और आकांक्षाओं को साझा किया और भारत की प्रगति में योगदान करने के उनके उत्साह का स्वागत किया। उन्होंने सेवा धाम हिंदू केंद्र में पूजा अर्चना की और मंदिर को गणेश की मूर्ति भेंट की। ये एक प्रामाणिक हिंदू मंदिर के रूप में नजर आने वाला नीदरलैंड का एकमात्र मंदिर है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के साथ अपनी सीमा समझौतों का चीन सम्मान नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी टकराव दोनों देशों के संबंधों पर छा रहा है और ये संबंध बहुत कठिन दौर में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रविवार को ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें कोई गोपनीयता नहीं है। भारत और चीन के संबंध बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमने चीन के साथ 1990 के दशक की स्थिति में लौटने के समझौते किए हैं, जिनमें सीमा क्षेत्रों में सैनिकों के एकत्र होने का निषेध किया गया। उन्होंने कहा कि चीन इसका सम्मान नहीं कर रहा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोई संबंध एक तरफा नहीं हो सकता और स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान जरूरी है। Right now, I think it's no secret we are going through a very difficult phase, and mainly because we have agreements with China going back to the 1990s, which prohibits bringing massing troops in the border areas. They have disregarded that. You know what happened in Galwan 2 years ago. So that problem has not been resolved, and that is clearly casting a shadow. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण कोहिमा के पहले कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इसका आयोजन नागालैंड सरकार ने किया है। 7 देशों के समूह बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन लेकफेल बिम्स्टेक के सहकारी एजेंडे को आगे ले जाने के रास्ते तलाशने के लिए आज से भारत की 4 दिवसीय यात्रा करेंगे। 2022-23 श्रृंखला 2 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू होगी और शुक्रवार तक चलेगी। इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड्स का मूल्य 5,197 रुपए प्रति ग्राम होगा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय का दौरे पर हैं। रविवार को सिडनी में भारतीय समुदाय द्वारा उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने ट्वीट किया है कि प्यार और स्नेह के लिए भारतीय समुदाय का आभार, विशेष रूप से मेरे ओडिया भाइयों बहनों का उन्होंने जिक्र किया, जिन्होंने मुझे घर से दूर होने के बावजूद भी यहां पर घर जैसा एहसास कराया। केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश सिल्क मार्क एक्सपो 39 प्रदर्शकों का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के आगा खां हॉल में आयोजित इस एक्सपो में 12 राज्यों के सिल्क उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से नाइजीरिया के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। अबुजा की यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी से उनकी मुलाकात होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेनदेन पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट करके कहा कि यूपीआई एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है। यूपीआई सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने का सरकार ने कोई विचार नहीं किया है।
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दर्ज प्राथमिकी में नामजद 8 निजी व्यक्तियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के 3 पूर्व अधिकारियों सहित प्राथमिकी में नामजद 4 लोक सेवकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए अनदेखी से नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने रविवार को पार्टी की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया। आनंद शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए अहम बैठकों और फैसलों में उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही, इसलिए भारी मन से समिति का अध्यक्ष पद वो छोड़ रहे हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 209.67 करोड़ दूसरी डोज जो है और इसके साथ ही 13.52 करोड़ प्रिकॉशन डोज के टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 99,879 है। सक्रिय मामलों की दर में 0.23% मापी गई है। स्वस्थ होने की जो वर्तमान दर है वो 98.59% है। दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.75% है। साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.88% है। जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में 2-0 से मात देने के बाद भारत को अब मेजबानों का सामना आज होने वाले तीसरे और आखिरी मुकाबले में करना है। भारत अगर तीसरा मैच जीत लेता है तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी वो कर लेगा। पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सर्वाधिक 54 वनडे जीते हैं। भारत इस मामले में 53 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निशात इलाके में रविवार को आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 9 लोग घायल हो गए। डल झील के किनारे मुगल गार्डन के पास यह हमला हुआ। 7 घायलों को SHMS अस्पताल ले जाया गया है और 2 को SKIMS अस्पताल में एडमिट किया गया। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। नौशेरा सेक्टर के झानगढ़ इलाके में सीमा पार से संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद सेना की गोलीबारी में घुसपैठिया घायल हो गया। घायल घुसपैठिए को हिरासत में लिया गया है और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। केरल विधानसभा का 10 दिवसीय सत्र देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय विशेष सम्मेलन के साथ आज से शुरू होगा। पहला दिन केवल विशेष सम्मेलन के लिए समर्पित होगा और उस दिन कोई दूसरा काम नहीं होगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। इस साल 30 मार्च को सदन में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जा सका था क्योंकि उस वक्त बजट के आकार पर केंद्र की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होंगे। इस दौरान वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करने के लिए भोपाल में उपस्थित हैं। मूल रूप से इस बैठक का आयोजन नक्सलवादी और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है। इस महत्वपूर्ण बैठक में गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके प्रधानमंत्री के साथ राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। मुंबई के आर्य कॉलोनी में प्रस्तावित मेट्रो कारशेड को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ आक्रामक हो गया है। कारशेड के खिलाफ कल ठाणे शहर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बंगले के पास चारों तरफ से घेरकर महाराष्ट्र कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ईडी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
सराहा में की गई घोषणाओं पर आज होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में मुहर लग सकती है। इसके तहत प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनकर्ता को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की देय पहली किस्त को देने का निर्णय लिया जा सकता है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा भारत के 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन आज से भोपाल में किया जाएगा। यह आयोजन 26 अगस्त तक चलेगा। डॉक्यूमेंट्री निर्माता सिद्धार्थ काक एवं वरिष्ठ एक्टर राजीव वर्मा फिल्मोत्सव में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। इससे उत्पादकों को मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में कहा है कि मिथिला मखाना के जीआई टैग के साथ पंजीकृत होने से किसानों को लाभ मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने पर कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसी तरह की सामग्री को उसी नाम से नहीं बेच सकती। इस टैग की मान्यता 10 वर्षों के लिए है और बाद में इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रारंभिक जांच दर्ज की है। दिल्ली सरकार ने बस खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीबीआई का इस्तेमाल करके उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर पटना के गौरी चक थाना अंतर्गत सोहदी मोड़ के पास रविवार को पथराव किया गया। घटना के वक्त मुख्यमंत्री काफिले में शामिल किसी भी वाहन में मौजूद नहीं थे। घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री के वाहन के आगे चलने वाला ये काफिला रविवार को गया जिले की ओर जा रहा था। इस संबंध में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और स्थानीय पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने रविवार को बॉर्डर पर ही हिरासत में ले लिया। पंजाब के किसानों ने इस प्रदर्शन से दूरी बना ली है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के कारण अचानक से आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद लापता हुए 5 लोगों का रविवार को भी पता नहीं चल सका। शनिवार को बारिश के चलते हादसे में 22 लोगों की मौत हुई, जबकि 12 घायल हुए। बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों में होने की खबर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद लापता हुए 5 लोगों का रविवार को भी पता नहीं चल सका। और इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। बने रहिए हमारे साथ। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you also know we have fundamental duties? The duty towards our nation, to defend the country and render national services when called upon to do so. Jai Hind.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो इंडिया और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के आवास की ओर जाने वाली सड़क पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक सरकार इमरान खान को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उनके कार्यालय ने दी। एक हफ्ते पहले फूमियो किशिदा के ट्यूनीशिया में एक अफ्रीकी विकास सम्मेलन में हिस्सा लेने की उम्मीद जताई जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष किशिदा के कोविड से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान ने चीन की धमकियों का करारा जवाब दिया। उसने अपनी रक्षा शक्ति बढ़ाते हुए वायुसेना में उन्नत F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया। ताइवान सैन्य बेस पर वायुसेना में 64 उन्नत F-16V लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। ये विमान ताइवान के कुल 141 F-16A/B लड़ाकू विमानों का हिस्सा हैं, जो कि 1990 के आसपास में विकसित किए गए। 2023 के अंत तक इन सभी विमानों को पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया जाएगा। ताइवान ने ये कदम ऐसे समय में उठाया जब वो चीन और अमेरिका के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। सोमालिया की राजधानी मोगदिशु के होटल हयात में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा लोगों को इस्लामी आतंकियों व सुरक्षा बलों के बीच करीब 30 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। सोमालिया के स्वास्थ्य मंत्री अली हाजी अदन के मुताबिक हमले में 21 लोगों की मौत और 117 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। वहीं सुरक्षा बलों ने बच्चों और महिलाओं सहित 106 लोगों को बिना किसी नुकसान के बचाया है। इससे पहले अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह हमला अमेरिकी और सोमालियाई सुरक्षा बलों की तरफ से उन पर किए गए हमलों का बदला है। श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल समागी जना बालवेगिया ने देश की संपत्ति के दुरुपयोग के मामले में राजपक्षे भाइयों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग की। एसजेबी के प्रमुख अजीत पी परेरा ने कहा कि सरकार कह रही है कि गोटबाया राजपक्षे इस देश के नागरिक हैं और उन्हें देश लौटने का अधिकार है। कोई उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, लेकिन देश के धन और संपत्ति के दुरुपयोग के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर सजा मिलना जरूरी है। उन्हें मुकदमे से कोई कानूनी छूट नहीं है। एसजेबी ने राजपक्षे सरकार पर भारत से दी गई $1 अरब की ऋण सुविधा के दुरुपयोग का भी आरोप लगाते हुए कहा कि मदद वित्तीय बदहाली से निपटने के लिए दी गई थी, लेकिन राजपक्षे ने इसका भी इस्तेमाल व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया। चीन मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की दर के 5.5% के लक्ष्य को पाने में नाकाम रहा। चीन के प्रधानमंत्री ली केंगयांग के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने देश की खराब हालत को देखते हुए तत्काल कदम उठाने को कहा है। चीन ने कोरोना को लेकर पॉलिसी बनाई है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास ने फिर काम करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के साथ कूटनीतिक संबंध फिर से शुरू हो गए हैं। तालिबान ने भारत के दूतावास का कामकाज शुरू करने की सराहना की, साथ ही सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया। तालिबान ने यह साफ कर दिया है कि चीन को अफगानिस्तान में सैन्य अड्डा या आर्मी बेस बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर जब कब्जा कर लिया था तब काबुल में भारतीय दूतावास अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। अब फिर एक बार फिर से भारतीय दूतावास में काम शुरू हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात 6 साल में पहली बार ईरान में अपने राजदूत को बहाल करने की योजना बना रहा है। अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। खाड़ी अरब महासंघ राष्ट्र के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों को तेज कर रहा है, जिसे लंबे समय से एक क्षेत्रीय खतरे के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी सरकार ने यह दावा किया है कि ऑफिस में कंप्यूटर, माउस या फिर कॉफी मशीन को छूने से भी मंकी पॉक्स हो सकता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण निकाय यानी कि CDC की नई रिसर्च में ये सबूत मिले हैं।
कि मंकी पॉक्स वायरस नियमित रूप से सैनिटाइजेशन के बाद कई दिनों तक कई सामान्य घरेलू वस्तुओं पर रह सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ सांसद और पूर्व मंत्री माइकल गोव ने प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक का समर्थन किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो सभी ऋषि सुनक में हैं। माइकल गोव ने पीएम पद की दावेदार लिज ट्रस की जीवन यापन आसान करने के लिए टैक्स में कमी की योजना को वास्तविकता से आंख मूंदने जैसा करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक ही सही तर्क दे रहे हैं और वोटर्स को सच्चाई बता रहे हैं। रूसी नियंत्रण में लिए गए यूक्रेनी क्षेत्र और रूस के सैन्य स्थलों के पास कई विस्फोटों को एक दिन के बाद रूस ने कुछ और जगहों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों की पुष्टि की। पश्चिमी अधिकारियों के मुताबिक इस घटना के बाद रूस के काला सागर स्थित नौसैनिक विमानन बल का आधा हिस्सा बेकार हो गया। और चलिए अब नजर